यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध ने एक बार फिर से नया मोड़ ले लिया है। रविवार रात यूक्रेन ने रूस के ब्लैक सी तट पर स्थित तुवाप्से पोर्ट पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक कर दिया। यह हमला इतना जबरदस्त था कि पोर्ट के तेल टर्मिनल और रिफाइनरी में भीषण आग तुरंत लग गई, जिसके दृश्य रात भर पूरे क्षेत्र में दिखते रहे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, आग की लपटें कितनी ऊंचाई तक जा रही हैं। आग से निकलती लपटें, धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। रूसी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के ड्रोन हमले का निशाना रोसनेफ्ट कंपनी द्वारा संचालित तुवाप्से ऑयल रिफाइनरी और उसके समीप स्थित ऑयल टर्मिनल था। ये वही क्षेत्र है जो रूस की दक्षिणी आपूर्ति श्रृंखला के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, अहम माना जाता है। शुरुआती आकलन के अनुसार आग ने टर्मिनल के बड़े हिस्से को प्रभावित किया है और वहां स्थित पाइपलाइन और स्टोरेज टैंक को भारी नुकसान हुआ है। रूस के रक्षा मंत्रालय और कास्त्राडोर क्षेत्रीय प्रशासन ने दावा किया है कि उनकी एयर डिफेंस यूनिट ने इस हमले के दौरान 164 यूक्रेनी ड्रोन को हवा में ही नष्ट किया। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि कुछ ड्रोन पोर्ट क्षेत्र में गिरे ड्रोन और विस्फोट हो गया। इसमें वहां आग भड़की। प्रशासन के मुताबिक तुवाप्से में यूएवी हमले का जवाब दिया गया। यूक्रेन की यह कार्रवाई रूस की सैन्य रसद और ऊर्जा आपूर्ति को बाधित करने के लिए की गई है। रूसी अधिकारियों ने यह भी बताया है कि हमले के दौरान सोंसवे विलेज में गिरते ड्रोन मलबे के कारण एक अपार्टमेंट बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। फिलहाल फायर ब्रिगेड और आपातकालीन दल आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। कीव की रणनीति यानी यूक्रेन की रणनीति अब रूस की ऊर्जा आपूर्ति और लॉजिस्टिक सिस्टम को निशाना बनाने की स्पष्ट रूप से दिख रही है। यह हमला उसी का एक पर्याय है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने हाल के हफ्तों में यूक्रेन के बिजली ग्रिड और ऊर्जा ढांचे पर हमले किए थे। इसके जवाब में यूक्रेन ने रूस के तेल टर्मिनल, रिफाइनरीज और पाइपलाइनों को टारगेट करना शुरू कर दिया। विश्लेषकों का कहना है कि यह यूक्रेन की आर्थिक जवाबी कार्रवाई है ताकि रूस के युद्धकालीन खर्च और आपूर्ति नेटवर्क पर दबाव बनाया जा सके। यूक्रेनी मीडिया का कहना है कि तुवाप्से जैसे बंदरगाहों पर हमला इसलिए भी अहम है क्योंकि यहां से रूस के ब्लैक सी बेड़े को ईंधन और सैन्य रसद मिलता है। अगर यहां की आपूर्ति बाधित हो जाती है तो रूसी नौसेना की गति प्रभावित हो जाएगी। ब्लैक सी क्षेत्र अब रूस यूक्रेन संघर्ष का नया केंद्र बन चुका है। हाल के महीनों में यूक्रेन ने क्रीमिया, नोवरोस्टिक्स और तुवाप्से जैसे बंदरगाहों पर कई बार ड्रोन अटैक किए। तुवाप्से बंदरगाह इस साल कम से कम तीसरी बार निशाना बनाया गया है। ये इलाका दरअसल रूस की ऊर्जा निर्यात प्रणाली के लिए बेहद अहम माना जाता है, जहां से यूरोप और एशिया के बाजारों को तेल की आपूर्ति की जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक रविवार रात का हमला समन्वित ड्रोन स्ट्राइक था, जिसमें कई दिशाओं से एक साथ ड्रोन भेजे गए। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि अधिकांश ड्रोन तटीय इलाकों से लॉन्च किए गए थे। रूस ने इस हमले को यूक्रेन का उकसाने वाला कदम बताया। कास्त्राडोर प्रशासन ने कहा कि इस हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। सुरक्षा बल अब पोर्ट के चारों ओर कड़ी निगरानी कर रहे हैं। रूसी मीडिया के हवाले से सूचना मिली, कहा गया कि रूस ने कीव पर जवाबी कार्रवाई की योजना तैयार कर ली है। इसमें ड्रोन हमलों के जिम्मेदार ठिकानों को भी निशाना बनाया जा सकता है। रूसी रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि तुवाप्से जैसा हमला रूस की सामरिक सुरक्षा कमजोरियों को उजागर करता है। यदि यूक्रेन ब्लैक सी तट पर इस तरह के हमले जारी रखता है तो यह रूस के तेल निर्यात और राजस्व प्रणाली के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। इस ताजा हमले से स्पष्ट है कि रूस यूक्रेन युद्ध अब ऊर्जा युद्ध में तब्दील हो चुका है। यूक्रेन अब सीधे रूस के तेल और ऊर्जा ढांचों को निशाना बना रहा है। रूस की अर्थव्यवस्था और सेना दोनों पर इसका असर पड़ सकता है। वहीं रूस ने अपनी एयर डिफेंस प्रणाली को भी मजबूत करने और ड्रोन हमलों के जवाब में कड़े कदम उठाने के संकेत दिए हैं। यह हमला दोनों देशों के बीच संघर्ष की दिशा बदलने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि तुवाप्से पोर्ट पर लगी आग ने ये दिखा दिया है कि युद्ध अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि रूस के भीतर गहराई तक पहुंच चुका है। रूस के खिलाफ जारी जंग ने यूक्रेन को अपनी कमजोरियों का आईना दिखा दिया है। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। तब कीव की वायुसेना बेहद सीमित और तकनीकी रूप से पिछड़ी हुई थी। उस वक्त यूक्रेन के पास केवल 98 लड़ाकू विमान थे।
जिनमें से केवल आधे ही ऑपरेशनल थे। फ्लाइट ग्लोबल वर्ल्ड एयरफोर्स 2022 रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के पास कोई भी पश्चिमी लड़ाकू विमान नहीं था। उसकी पूरी वायुसेना पुराने सोवियत विमानों पर निर्भर थी, जिनमें 43 मिग-29, 12 ASU-24 और 26 SU-27 शामिल थे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यही कमजोरी देखकर हमला करने का फैसला किया था। उन्हें भरोसा था कि रूस की विशाल वायुसेना कुछ ही दिनों में यूक्रेन के आसमान पर राज करेगी। रूसी फाइटर जेट्स और बमवर्षक विमानों की ताकत से कीव जल्द घुटने टेक देगा। लेकिन पुतिन का यह अनुमान गलत साबित हुआ। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने रूस की उन्नत वायुसेना को भी टक्कर दी। अब तक रूस को यूक्रेन के आसपास पर पूरा नियंत्रण नहीं मिल सका है। युद्ध के 3 साल बाद अब यूक्रेन ने सबक लेते हुए एक नई योजना बनाई है। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है, देश की वायुसेना को पूरी तरीके से बदलने का फैसला है। इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है विजन 2035, जिसके तहत यूक्रेन एक ऐसी एयरफोर्स खड़ी करेगा जो न सिर्फ मौजूदा युद्ध में रूस को जवाब दे सके, बल्कि आने वाले दशकों तक देश की सुरक्षा सुनिश्चित करे। जेलेंस्की सरकार ने इस मिशन के तहत 250 से ज़्यादा नए लड़ाकू विमानों की खरीद की योजना बनाई है। इसके लिए कि 3 देश जैसे स्वीडन, फ्रांस और अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है। यूक्रेन का सबसे बड़ा और अहम डिफेंस डील स्वीडन के साथ है। हाल ही में जेलेंस्की ने स्टॉकहोम यात्रा के दौरान साब जैस 39 ग्रिपेन ई लड़ाकू विमानों की खरीद पर समझौता किया है। यह सौदा 100 से 150 यूनिट्स का हो सकता है। जो पूरी तरीके से लागू हुआ तो यूक्रेन दुनिया का सबसे बड़ा ग्रिपेन ऑपरेटर बन जाएगा। इसकी पहली खेप 27-28 यानी 2027 और 28 तक मिलने की उम्मीद है और 2035 तक यूक्रेन की पूरी वायुसेना नए रूप में आपको दिखाई देगी। ग्रिपेन को चुने जाने की बड़ी वजह इसका कम मेंटेनेंस कॉस्ट, ऑपरेट करने में आसानी और इसकी क्षमता है कि इस हाईवे पर भी इसे लैंड किया जा सकता है। किसी भी हाईवे पर इसको लैंड कराया जा सकता है, जो युद्धग्रस्त देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। ये भी समझने वाली बात है। फिर इसके अलावा ग्रिपेन मौजूदा यूक्रेनी मिसाइल सिस्टम के साथ पूरी तरीके से इंटीग्रेट हो सकता है। स्वीडन के साथ साथ यूक्रेन फ्रांस से भी बातचीत कर रहा है। फ्रांस ने पहले ही सैन्य सहायता पैकेज के तहत यूक्रेन को 20 मिराज 205F लड़ाकू विमान देने की पेशकश की थी। ये विमान हवा से हवा और हवा से ज़मीन पर हमले में सक्षम है और स्कैल्प ईजी मिसाइलें तथा AASM बम दाग सकते हैं। इसके अलावा यूक्रेन दसॉल्ट राफेल लड़ाकू विमानों की डील को लेकर भी गंभीर है। फ्रांस ने साल 2021 में यूक्रेन को राफेल की पेशकश की थी, लेकिन युद्ध शुरू होने के कारण उस समय ये डील अटक गई थी। अब एक बार फिर से ये सौदा चर्चा में है। अगर ये फाइनल होता है तो यूक्रेन राफेल खरीदने वाला चौथा यूरोपीय देश और 9वां अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक उनका कस्टमर बन जाएगा। अब तक भारत, इंडोनेशिया, कतर, मिस्र और UAE एशिया से जो हैं वो और यूरोप के ग्रीस, क्रोएशिया और सर्बिया राफेल का ऑर्डर दे चुके हैं। राफेल के साथ यूक्रेन को मीटियो मिसाइल मिलने की भी उम्मीद है, जो हवा से हवा में एयर टू एयर 150 किलोमीटर से अधिक दूरी तक टारगेट को ध्वस्त कर सकती हैं। यूक्रेन पहले ही अमेरिका से मिलने वाले F-16 यानी F-16 विमानों की ट्रेनिंग और ऑपरेशन शुरू कर चुका है। नाटो देशों ने यूक्रेन को 80 पुराने F-16 देने का वादा किया था, जिनमें से 50 विमान पहले ही सौंपे जा चुके हैं। ये विमान अब रूस के खिलाफ सक्रिय रूप से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इन तीनों डील्स के साथ यूक्रेन की वायुसेना का स्वरूप पूरी तरीके से बदल जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रिपेन की फुर्ती, F-16 की बहुमुखी क्षमता और राफेल की उन्नत मारक शक्ति तीनों मिलकर रूस के लिए नया संतुलन संकट पैदा करेंगे। अगर यूक्रेन की विजन 2035 योजना सफल होती है तो रूस को यूक्रेनी हवाई क्षेत्र से दोबारा हमला करने से पहले कई बार विचार करना पड़ेगा। यूक्रेन अब रक्षा नहीं बल्कि प्रतिक्रिया की स्थिति में खुद को तैयार करने में जुटा है। विश्लेषकों का कहना है कि यूक्रेन की नई एयरफोर्स ने न सिर्फ रूस के लिए चुनौती पेश की, बल्कि वह यूरोपीय सुरक्षा संरचना में भी अहम भूमिका आगे निभाएंगे। पश्चिमी सहयोग से बन रही नई यूक्रेनी वायुसेना आने वाले वर्षों में रूस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित हो सकती है। इसकी चर्चा भी हर तरफ हो रही है।
अब बात उस खबर की जिसमें अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने अपने विवादित बयान पर सफाई भी पेश की है। हम उसी बयान की बात कर रहे हैं जिसमें उन्होंने अपनी हिंदू पत्नी उषा वेंस का धर्म परिवर्तन करके ईसाई उनको बनने की इच्छा जताई थी। खैर, 29 अक्टूबर की ये पूरी घटना है, पूरा मामला है। मिसिसिपी यूनिवर्सिटी में टर्निंग पॉइंट यूएसए का नाम का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उपराष्ट्रपति वेंस मुख्य अतिथि थे, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कार्यक्रम में दिवंगत कंजर्वेटिव नेता चार्ली किर्क की विधवा यानी एरिका किर्क ने उनका परिचय कराया था। मंच पर एरिका ने कहा कि कोई भी मेरे पति की जगह नहीं ले सकता, लेकिन मुझे जेडी वेंस में उनके जैसी कुछ समानताएं दिखती हैं। इसके बाद दोनों मंच पर गले मिले और उसी पल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इन तस्वीरों ने अफवाहों को हवा दी। वेंस की शादी टूटने की खबरें आने लगी। वायरल तस्वीरों के बाद में सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। कुछ सोशल मीडिया यूजर ने दरअसल दावा किया कि वेंस और एरिका किर्क के बीच नज़दीकियां बढ़ी हैं। इस बीच न्यूयॉर्क टाइम्स की लेखिका शैनन वॉट्स ने एक्स पर एक सनसनीखेज पोस्ट लिखा। वेंस अगले साल एक तलाक की घोषणा करेंगे और एरिका किर्क से शादी करेंगे। इस ट्वीट को 8.8 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिले, जिसके बाद अफवाहों का तूफान आ गया। लगातार बढ़ते विवाद के बीच जेडी वेंस ने आखिरकार सोशल मीडिया पर सफाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मेरी पत्नी उषा का धर्म परिवर्तन करने का कोई इरादा नहीं है। पहले तो उन्होंने ये स्पष्ट किया और हमारे बीच सब कुछ ठीक है। वेंस ने भी कहा कि उनके बयान को जानबूझकर तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। अब कुछ लोग उनके परिवार के निजी जीवन पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उनकी पत्नी हिंदू हैं और दोनों अपने अपने धार्मिक विश्वासों की पालना करते हैं, सम्मान करते हैं। जेडी वेंस रिपब्लिकन पार्टी के चर्चित चेहरे माने जाते हैं। उन्होंने अमेरिकी राजनीति में अपनी जगह पारंपरिक और पारिवारिक मूल्यों और ईसाई आस्थाओं के जरिए बनाई है। ऐसे में पत्नी के धर्म परिवर्तन को लेकर उनका बयान कई धार्मिक समूहों को विवादित लगा। विश्लेषकों का मानना है कि ये बयान और तस्वीरें दोनों ही वेंस की राजनीतिक छवि पर असर डाल सकती हैं। इस विवाद के बाद एरिका किर्क ने भी एक पोस्ट में लिखा कि मंच पर जो हुआ वह केवल सम्मान और आभार का प्रतीक था। मीडिया ने इसे गलत संदर्भ में पेश किया। उन्होंने साफ कहा उनका और वेंस का रिश्ता सिर्फ पेशेवर और सार्वजनिक मंच तक सीमित है। इस विवाद में जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस, जो भारतीय मूल की और पेशे से वकील हैं, हिंदू हैं, अनायास ही वो सुर्खियों में आ गई। सोशल मीडिया पर कई लोग उनके समर्थन में उतर गए, ये कहते हुए कि धर्म और व्यक्तिगत रिश्तों को राजनीति का विषय नहीं बनाया दिया जाएगा। फिलहाल जेडी वेंस और उषा वेंस दोनों की ओर से तलाक या रिश्ते में दरार की कोई पुष्टि नहीं की गई है। वेंस के मुताबिक ये सब सोशल मीडिया अटकलों और राजनीतिक विरोधियों की साजिश है। जेडी वेंस का मामला अमेरिकी राजनीति में धर्म, परिवार और सार्वजनिक जीवन के टकराव का नया उदाहरण बन गया है, जहां एक तरफ वेंस की धार्मिक टिप्पणी ने उदार वर्ग को नाराज किया, तो वहीं वायरल तस्वीरों ने उनकी पारिवारिक छवि पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि उनकी सफाई के बाद मामला कुछ शांत हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में ये विवाद फिर से चुनावी मंचों पर उठ सकता है। Everybody has अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाइजीरिया के खिलाफ जो बयान दिया है वो भी आपको समझना चाहिए। तीखी चेतावनी उन्होंने जारी करते हुए कहा है कि अगर वहां ईसाई समुदाय पर हो रहे हमले बंद नहीं हुए तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर ईसाइयों की हत्याएं जारी रहीं तो हम हमले करेंगे और हम हमला तेज और क्रूर करेंगे। उन्होंने अमेरिकी युद्ध विभाग पेंटागन को इस स्थिति पर विकल्प तैयार करने के लिए आदेश भी दे दिया है। ट्रंप ने अपने बयान में कहा है कि नाइजीरिया में बीते कुछ वर्षों से कट्टरपंथी संगठनों द्वारा ईसाइयों पर हमले लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया, लिखा कि जब किसी देश में हजारों निर्दोष लोगों की हत्या सिर्फ उनके धर्म के आधार पर कर दी जाती है तो दुनिया को चुप नहीं रहना चाहिए। ट्रंप ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की विशेष समिति और सांसद रेले मूर और टॉम कोल के इस मामले की जांच करने के अनुरोध भी किए ताकि नाइजीरिया में चल रहे हिंसक हमलों की सच्चाई उजागर हो। ट्रंप ने कहा कि नाइजीरिया जैसे देश में अगर सरकार अपने ही नागरिकों की धार्मिक सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पा रही है तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा।
उन्होंने ये भी दावा किया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में नाइजीरिया में ईसाई समुदाय पर सुनियोजित हमले के प्रमाण मिले हैं। ट्रंप ने कहा है कि अब अमेरिका नाइजीरिया को सभी प्रकार की सहायता, आर्थिक मदद और हथियारों की आपूर्ति पर रोक लगाने पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि नाइजीरिया को अब अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। अगर सरकार खुद को असमर्थ साबित करती है तो फिर हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, चाहे वो कहीं भी हो क्यों ना हो। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है। आज्ञा दीजिए। जय हिंद।